मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हम टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसी सिलसिले में आज हम 2009 का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सोशल साइंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। इन 30 क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से आपको तैयारी करना है, ताकि आपका सोशल साइंस और पूरे विस्तार से एक एक प्रश्न को बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है आप लोगों का। इसमें देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, जिसको आरटी कहा जाता है। देखिए आरटी पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल आरटी से संबंधित आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे हमने बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं, और तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डाले हुए हैं आरटी से संबंधित, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालिकाओं के लिए, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आरटी किसके लिए बनाया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष, ये इंडिया के संदर्भ में है, लेकिन सीजी के संदर्भ में अभी जैसे ही भूपेश बघेल सरकार आई है, ये पूरा पहले क्या था, 6 से मतलब पहली कक्षा, पहली से 8वीं तक, है ना, प्रवेशित कक्षा, जो भी प्रवेशित कक्षा होगा विद्यालय का, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए था आरटी, है ना। जो भी प्रवेशित कक्षा होता है, मतलब जैसे किसी स्कूल में KG1 है तो वो KG1 को प्रवेशित कक्षा मानेंगे, कहीं पहली है तो पहली को, कहीं जैसे आपके शिशु मंदिर संस्थाओं में अरुण उदय बोला जाता है तो अरुण है तो अरुण को, ठीक है। कहीं यूकेजी है तो यूकेजी को प्रवेशित कक्षा मानेंगे। उस प्रवेशित कक्षा से 8वीं तक, कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन जब से भूपेश बघेल सरकार आई है, उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रवेशित कक्षा है वहां से कक्षा 12वीं तक, है ना, प्रवेशित कक्षा से कक्षा 12वीं तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा आरटी के तहत, है ना। आरटी कब लागू हुआ था, तो 2010 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन ये नियम कब आया था, तो 2009 को आया था, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 1 से 12, ठीक है, मतलब कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए तो उम्र कितना हो जाएगा, तो 6 से 18 हो जाएगा, 6 से 18, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उम्र याद रखिएगा, तो 6 से 18 वर्ष, ठीक है। इंडिया के संदर्भ में पूछेगा तो 6 से 14, या फिर मूलतः पूछेगा तो ये मोस्ट याद रख लीजिएगा, कुछ चेंजेस हुए हैं। आगे देखिए, भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है। भारत में किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है, पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, संवाहिनी वर्षा, या फिर चक्रवाती वर्षा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संवाहनिक वर्षा नहीं होती है। बाकी पर्वतीय वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है और चक्रवातीय वर्षा भी होती है। जो संवाहनिक वर्षा होती है वो नहीं होती है हमारे। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। सैन्य अभियान, व्यापारिक संबंध, नौ जहाजरानी अभियान, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, व्यापारिक संबंध। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यापारिक संबंध यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंध तो व्यापारिक संबंधों के साथ हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम से रखिए। देखिए संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित किया गया है, ठीक है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना किन्होंने प्रस्तुत किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको क्रम से जमाना है आप लोगों को। तो कूट में दिया हुआ है आंसर, तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। पहले ए आएगा, विचार की स्वतंत्रता, पहले विचार की स्वतंत्रता पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ई आएगा, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या रहेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका
सी आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद 5वें नंबर पर उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्रम है, याद रख लीजिएगा। पहले पे विचार की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, फिर उपासना की स्वतंत्रता। ये बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न, इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था? देखिए छत्तीसगढ़ पे पहली बार जब गांधी जी का आगमन हुआ था तो उन्होंने किस लिए दान एकत्रित किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, छत्तीसगढ़ आगमन गांधी जी का सर्वप्रथम कब हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था? पूरा जब आप एक बार लिख देते हैं ना तो वो आपके मन में याद हो जाता है। तो जरूर मैं जो कमेंट करने बोलता हूँ उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए जालियांवाला बाग सहायता कांड, कांग्रेस कोष, तिलक राजस्व फंड या फिर हिंद स्वराज कोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, तिलक स्वराज फंड के लिए आए हुए थे गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब गांधी जी प्रथम बार आए थे तो किस लिए आए थे? तो तिलक स्वराज फंड की एकत्र करने के लिए आए हुए थे। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य क्यों दिया जाता है? प्रयोजना कार्य जल्दी पूर्ण होता है, अध्यापक व बच्चों का समय बचता है, राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भेजने हेतु, या फिर बच्चों के रचनात्मक कौशलों का विकास होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के रचनात्मक कौशलों का विकास होता है। ठीक है, प्रयोजना कार्य से क्या होता है? बच्चों में कौशल का विकास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ ऐसी क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके बाल विकास के संदर्भ में। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नांकित में से किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध है ना, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर, उदय सिंह, अकबर, राणा प्रताप या फिर मान सिंह, और उदय सिंह या फिर मान सिंह या फिर राणा प्रताप। इसका जो सही आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन डी है, मान सिंह और राणा प्रताप के, है ना, महाराणा प्रताप। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी लिया गया है आपके व्यापम द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं वही क्वेश्चन बताऊं, वही आंसर बताऊंगा जो व्यापम द्वारा लिया गया था। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर को आप दावा आपत्ति भी कर सकते हो। देखिए सही क्या है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। ये पूरा कूट में दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, 98 का। ठीक है, फिर दूसरा, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। भारत का एक नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, बी और सी सही है। देखिए यहाँ पे बी और सी सही है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है, जो एंग्लो इंडियन रहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। 98 का ऑप्शन बी है आप लोगों का, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 99 नंबर के प्रश्न, किस वर्ष तमिलनाडु को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तमिलनाडु पे सुनामी आते ही रहता है, तो कौन से वर्ष सर्वाधिक प्रभावित किया था? 2004, 2006 या फिर 2008 या फिर 2009? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, 2004 में सर्वाधिक प्रभावित किया था तमिलनाडु को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके युद्ध सुमेलित नहीं है? वारेन हेस्टिंग रोहिला युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम सिख युद्ध। कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। 100वें नंबर के प्रश्न का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध। ये मतलब नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, बाकी सब सही है, इनको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 101, राजनांदगांव में 1939 में जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम लिखिए। देखिए राजनांदगांव
1939 में जंगल सत्याग्रह हुआ था? श्यामलाल सोम, रामाधीन, दीनानाथ या फिर प्यारेलाल? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, रामाधीन। ठीक है, इनका कौन शहीद हो गए थे? तो रामाधीन राजनांदगांव में 1939 में जंगल सत्याग्रह में एक सत्याग्रही शहीद हुए थे, उनका नाम है रामाधीन, याद रख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाता है टीटी में। देखिए 102, निम्नांकित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भावना स्थापित किया? पहला ऑप्शन इस तरह से है गुरु नानक, ऑप्शन इसको आप लोगों का मिलाना होगा सही जोड़ी, कबीर, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, है ना। देखिए इसमें कौन कौन है, कूट में देना है इसका आंसर। ठीक है 102 का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और सी। देखिए है ना, क्या बोला है प्रश्न कि भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर सामाजिक सद्भावना स्थापित किया था। तो गुरु नानक जी हैं, कबीर जी हैं और ज्ञानेश्वर जी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी नहीं है ये, और पुराने थे। ठीक है, ये राम भक्ति मार्ग के थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। ठीक है, 102 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं 103, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुशवाद पर आधारित था। इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया था। प्रशासन के मनसबदारों की अहम भूमिका थी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है। इसकी रूपरेखा इस्लामिक कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 104 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखिए सुमेलित कीजिए मराठा सरदार एवं कंपनी द्वारा दी गई उपाधियों को। रघुजी भोसला को सुमेलित करना है। ठीक है, सरदार है और संधियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रघुजी भोसला प्रथम, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, बाजीराव द्वितीय, है ना, बेसिन की संधि, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है इनका। तो इसको कूट में दिया हुआ है इधर, तो इसको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो 104 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला का दूसरा। ठीक है, पहला का दूसरा, देवगांव की संधि। रघुजी भोसले प्रथम किनका था? देवगांव की संधि हुआ था। ठीक है, रघुजी का, और दूसरा का तीसरा, मतलब दूसरा का तीसरा सुरजी अंजनगांव की संधि हुई थी दौलत राव के साथ। यशवंत राव होलकर का आपका हो जाएगा चौथा, तीसरा का चौथा मतलब राजपुर घाट की संधि हुई थी यशवंत राव होलकर के समय। और बाजीराव द्वितीय का हो जाएगा आपका बेसिन की संधि हो जाएगी। तो ये थे 104 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 105, मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन के लिए कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है आप लोगों को। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था। मुस्लिम शासनकाल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ। यह दो शाखा निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में प्रकट हुआ। इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ। तो जो नहीं है, असत्य है, उसको बताना है। तो असत्य क्या है? ऑप्शन बी इसका असत्य है। असत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 106, हिमालय की सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? देखिए सबसे गहरी चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी या फिर सिंधु नदी। तो 106 का जो सही आंसर है वो है आपका सिंधु नदी। ठीक है, हिमालय की सबसे गहरी गर्त जो है वो कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी बनाती है। आगे देखिए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है, यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं होता, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका कूट में आंसर दिया हुआ है नीचे। 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी, डी और ई, है ना, सी, डी और ई। यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए यह एक गणतंत्र है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 107 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, डी और ई हो जाएंगे। ठीक है, 108, मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? मुंगेली, बलरामपुर, जांजगीर चांपा या फिर बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके बिलासपुर जिले में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 108 का। 109 की ओर चलते हैं। 109 पे प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियां हैं? आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना, लेख जारी करना। तो यहाँ पे कूट में आंसर दिया हुआ है।
सामाजिक विज्ञान अधिकतर कूटों में ही आंसर देता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए, बी और सी सभी सही है, ठीक है। आदेश जारी करेगा, निर्देश जारी करेगा, लेख जारी करेगा, ठीक है। आगे देखिए 110, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नांकित में से किस क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? संगीत, साहित्य, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी समागम हुआ, ठीक है। आगे देखिए धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के सामाजिक खंडीय खंड के रूप में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी हो जाएगा, सामाजिक संस्थाओं की। धर्म, विवाह, परिवार ये सब किसके हैं? तो धार्मिक संस्थाओं के ये क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 111 का। आगे देखते हैं प्रश्न 112 पे आते हैं। भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम है। कल्याण, ये पूरा देख लीजिएगा यहाँ पे, कल्याण, सशक्तिकरण, विकास, सशक्तिकरण, विकास, कल्याण, विकास, कल्याण, सशक्तिकरण, कल्याण, विकास, या फिर सशक्तिकरण। देखिए इसका क्रम से जमाना है, तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा 112 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कल्याण होगा पहले, फिर विकास होगा, फिर सशक्तिकरण होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 113, निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। कौन कौन से शासक गुप्त वंश के थे? तो देखिए 113 यहाँ पे दिया हुआ है, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, इसको क्या बोला है? कालक्रम। अच्छा, इनको कालक्रम के हिसाब से जमाना है कि कौन सबसे पहले आया। तो इसके लिए आप लोगों को गुप्त काल पढ़ना पड़ेगा। पहले सबसे श्रीगुप्त आते हैं, फिर घटोत्कच आते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, तो सी देखिए, सी किस में है? तो ऑप्शन सी देखिए, है ना, सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए आप श्री घटचंद्र, समुद्र राम, स्कंद भानु, ऐसा एक श्लोक बनाया हुआ था मैंने। कभी इसको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा, अभी मेरे को भी रिवाइज नहीं हो पा रहा है। श्री घटचंद्र समुद्र राम, ऐसा कुछ था, ठीक है। उसका श्लोक बना हुआ था, जब हम लोग कोचिंग करते थे हमारे सर ने बताया था, बहुत अच्छा तरीका से बताया था इसको। देखिए आगे 114, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, चंद्रमा सौर्य मंडल का एक ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। देखिए 114 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सत्य है, बाकी सब क्या है? असत्य है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए मुगल कालीन लेखक एवं रचनाएं। मुल्ला दाऊद, मुतमाद खान, खाफी खान या फिर भीमसेन, इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं उसको बता देता हूँ, 115 का हो जाएगा आपका, 115 का ए हो जाएगा, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ठीक है। तो पहला का पहला ही है, ठीक है। तारीख है अल्फी, है ना, पहला का पहला ही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा का तीसरा, मुतमाद खान का तीसरा इकबाल नामा, है ना। इस तरह से मिला लीजिएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 116, निम्नांकित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी रेखा, डेप्रीवेशन इंडेक्सन, जीवन की मूलभूत आवश्यकता, या फिर मेटीरियल डेप्रीवेश। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गरीबी रेखा, ठीक है। ये गरीबी रेखा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान पूछता है। आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? कक्षोन्नति के लिए, बच्चों के सीखने में मदद के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, फिर पूर्णता प्रमाण पत्र देने के लिए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन ये है बच्चों के सीखने की मदद के लिए होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बच्चों के सीखने के मदद के लिए आवश्यक है। बस्तर में घड़वा शिल्प निम्नांकित में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? पीतल एवं कांसा, लोहा एवं शीशा, पीतल एवं जस्ता, लकड़ी एवं बांस। तो घड़वा कला शिल्प कहाँ होता है? बस्तर पे होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो घड़वा कला में किसका उपयोग करते हैं? पीतल और कांसे के
मूर्तियां बनाई जाती है। घड़वा शिल्प कला में क्या बनाई जाती है? पीतल और कांसे की मूर्ति बनाई जाती है। झारा शिल्प कला के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि झारा शिल्प कला कौन से जिला में प्रचलित है या कौन से जिला के लोग झारा शिल्प कला के लिए प्रसिद्धि हासिल है। यदि किसी कक्षा में अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए, अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए, बच्चों के अभिभावकों से शिकायत करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, बच्चे नहीं सीख पाते हैं आपके तरीके से तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है? रानीगंज, टीटानगर, बिरलापुर, बांसबेरिया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, रानीगंज पे नहीं है, बाकी सभी जगह पे जूट का उद्योग नहीं है बोला है, तो रानीगंज पे नहीं है, बाकी टीटागढ़, बिरलापुर और बांसबेरिया में है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2019 के टेट से संबंधित, जो सोशल साइंस से संबंधित थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस सेट भी आएंगे और पुराने ओल्ड पेपर के व्याख्या के साथ आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।